नमस्कार, आप देख रहे हैं रफ्तार मीडिया। मैं हूं आपके साथ रक्षंदा खान। आगे आप मेरे साथ देखेंगे उत्तराखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरें विस्तार से, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं इस वक्त हेडलाइंस पर। 2027 के चुनाव को लेकर कांग्रेस को शंका, बीजेपी कर सकती है खेला, चुनौतियों से पार पाने के लिए कांग्रेस तलाश रही रास्ता। सीएम धामी का आदर्श चंपावत का सपना हो रहा साकार, जिले को मिली 1 करोड़ 20 लाख रुपए की सौगात, खेल कूद से जुड़ी व्यवस्थाएं होंगी दुरुस्त। प्रदेश में सड़कों को गड्ढा मुक्त करने का दावा फेल, लापरवाह अधिकारियों का चला खेल, कई जिलों में काम अधूरा, मानसून के बाद होगा पूरा। और उत्तराखंड में नए ट्रैकिंग सिस्टम पर काम, एक क्लिक पर मिलेगी ट्रैकर की जानकारी, नहीं चलेगी टूर ऑपरेटर की मनमानी। हेडलाइंस के बाद बुलेटिन में खबरें विस्तार से। क्या बीजेपी प्रदेश में चुनाव के दौरान कोई खेला खेल सकती है? ये हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि कांग्रेस के नेता कह रहे हैं। चुनाव में जीत के लिए दम भर रही कांग्रेस को ये चिंता सता रही है कि कहीं महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल जैसे उत्तराखंड में भी कोई खेल ना हो जाए। ऐसे में मिशन 27 में जुटी कांग्रेस बीजेपी की रणनीति की काट के लिए खुद को तैयार कर रही है। मगर बड़ा सवाल यह है कि बिना नई कार्यकारिणी के कांग्रेस ये जंग कैसे जीत पाएगी? ये रिपोर्ट देखिए। क्या 2027 में बीजेपी कर सकती है खेला? महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल चुनाव से कांग्रेस ने लिया सबक। मिशन 2027 में जुटी कांग्रेस की बड़ी तैयारी। कांग्रेस करेगी बीजेपी की हर रणनीति की काट। 2027 की चुनावी रण को फतेह करने के लिए कांग्रेस ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। कांग्रेस प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा ने देहरादून में डेरा डाल दिया है। जिला अध्यक्षों और प्रमुख पदाधिकारियों के साथ बैठकें हो रही है। बीजेपी की रणनीति की काट के लिए तैयारी की जा रही है। लेकिन क्या कांग्रेस को ये चिंता है कि कहीं चुनाव के दौरान कोई खेला न हो जाए? कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष करण महारा का कहना है कि जैसा बीजेपी ने महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल में किया था, अगर वैसा ही कुछ उत्तराखंड में ना हो तो बीजेपी की सत्ता उखड़ने में कोई शक नहीं है। देखिए, काट तो है, काट लोगों में है और इसी राज्य ने बाई इलेक्शंस भी हराए हैं बीजेपी को और ये बहुत कम देखने को मिलता है। लोगों में नाराज़गी है। नीट का पेपर लीक हुआ, उससे पहले SSC भर्ती घोटाला हुआ, पटवारी पेपर लीक हुआ इसी राज्य में। इसी राज्य में अंकिता, और कितनी अंकिता है, महिला अपराध के रूप में हम बड़े हैं। हम बच्चे अपहरण हो रहे हैं, ये पहली बार उत्तराखंड में देखने को। NCRB की रिपोर्ट बताती है कि प्रत्येक दिन 3 बच्चे गायब हो रहे हैं इस प्रदेश में। तो ये सब चीज़ें लोगों को इसकी आदत नहीं है। किसान परेशान है, स्टूडेंट्स परेशान है, महंगाई से लोग परेशान है। बस बात यह है कि उसको सही चैनलाइज करने की बात है। हाँ, कोई बेईमानी ना हो। जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन का रोल रहा है महाराष्ट्र से लेके वेस्ट बंगाल तक, अगर उन चीज़ों को रोकने में हम कामयाब रहे तो बीजेपी की सत्ता उखड़ने में कोई शक नहीं है। बेरोजगारी, कानून व्यवस्था और पलायन जैसे मुद्दों पर कांग्रेस सरकार को घेरने की रणनीति बना रही है। शैलजा की बैठक का एकमात्र एजेंडा है कि कार्यकर्ताओं को एकजुट करना और चुनाव के लिए तैयार होना। देहरादून में हुई बैठक में कांग्रेस ने सरकार को घेरने के लिए अपने मुख्य मुद्दों पर खुलकर चर्चा की। पार्टी नेताओं का दावा है कि उनके पास जनता से जुड़े मुद्दों की कोई कमी नहीं है और जनहित के मुद्दों के जरिए कांग्रेस जनता के बीच अपनी पैठ मजबूत करेगी। केंद्र से जो इंचार्ज है पूरे सेंट्रल रीजन के, वामशी रेड्डी जी भी आएंगे और सभी हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स के साथ आज विजिट होगी और सीनियर नेताओं के साथ सबके साथ बैठेंगे। 2027 का मिशन हमारे सामने है। इस प्रदेश की जनता तमाम सारे जो मुद्दे हैं, स्थानीय मुद्दे हैं, उसको लेकर के त्राई कर रही है। चाहे वो मतलब महंगाई का हो, बेरोजगारी का हो, पलायन का हो और लगातार महिलाओं के साथ होने वाले अत्याचार का मामला हो। इस देश का किसान भी परेशान है, प्रदेश का, और छात्र भी परीक्षा लीक के मामले में परेशान है। अग्निवीर के वजह से काफ़ी जो हमारे युवा सेना में जाने का सपना देखते हैं, उनके सपने को भी धराशायी करने का काम भाजपा की सरकार ने किया है। चुनावी रणनीति की तैयारी तो हो रही है, लेकिन बड़ा सवाल ये भी है कि बिना नई कार्यकारिणी के कांग्रेस ये जंग कैसे जीतेगी? देखिए, कार्यकारिणी का स्वरूप तो तय हो गया है, छोटी बड़ी उसको जो आप नाम दें, लेकिन वो तय हो गया है। मैं उम्मीद करता हूं कि अगले 2-4 दिन में जारी होगी।
प्रदेश अध्यक्ष तो कह रहे हैं कि जल्द ही कार्यकारिणी का गठन होगा। ऐसे में अब निगाहें कांग्रेस हाईकमान पर टिकी है कि आखिर नई टीम कब घोषित होती है और क्या ये टीम 2027 के चुनावी रण में कांग्रेस की नैया पार लगा पाएगी। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से सुशांत सिंह की रिपोर्ट। उत्तराखंड के मंदिरों को धामी सरकार विकसित करने जा रही है। त्रिजुगी नारायण कैची धाम और बता दें कि कार्तिकेय स्वामी मंदिर को अब समेकित डेस्टिनेशन प्लान के तहत विकसित किया जाएगा। जानकारी के मुताबिक देहरादून में साल 2026-27 के लिए 514 करोड़ रुपए का बजट पास किया गया है। वहीं पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने स्थानीय युवाओं को रोजगार और प्रशिक्षण देने पर जोर दिया है। समेकित डेस्टिनेशन प्लान में एडवेंचर स्पोर्ट्स के कैलेंडर को भी शामिल किया गया है। कौशल विकास और रोजगार सृजन को प्राथमिकता देते हुए आतिथ्य सत्कार, होम स्टे ट्रैकिंग, एडवेंचर स्पोर्ट्स, नेचर गाइड, राफ्टिंग, स्कीइंग तथा अन्य पर्यटन आधारित प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित करने के प्रस्ताव रखे हैं। इसके अतिरिक्त युवाओं को रोजगार उन्मुखी प्रशिक्षण उपलब्ध कराने तथा पर्यटन उद्योग की आवश्यकताओं के अनुरूप दक्ष मानव संसाधन तैयार करने पर बल दिया गया है। बैठक में ट्रैकिंग और ट्रैक्शन सेंटर योजना में संशोधन, सामुदायिक सुविधाओं में विकास, पर्यटन निवेश को प्रोत्साहन तथा स्थानीय समुदाय की भागीदारी बढ़ाने के विषय पर भी विचार किया गया है। इसके साथ साथ मैं समझता हूं कि हमारा और भी पर्यटन बढ़ेगा। इस समय हमारी चारधाम यात्रा चल रही है और अभी हरिद्वार के अंदर जो स्नान हुआ है उसमें भी लाखों लोगों ने सहभागिता निभाई है। तो निश्चित रूप में हमारा देवभूमि उत्तराखंड जो है आज उत्तराखंड का मतलब आज पर्यटन का प्रमुख डेस्टिनेशन बन गया है। आदर्श चंपावत का सपना अब और तेजी से साकार होता नजर आ रहा है। जिले में खेल और फिटनेस को बढ़ावा देने के लिए सरकार की तरफ से 1 करोड़ 20 लाख रुपए की बड़ी सौगात दी गई है। गांव-गांव में ओपन जिम बनाए जा रहे हैं ताकि युवाओं को आधुनिक खेल सुविधाएं मिले और नशे के खिलाफ एक नई मुहिम को ताकत। ये रिपोर्ट देखिए। चंपावत में अब फिटनेस और खेलों का नया दौर शुरू होने जा रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के ड्रीम प्रोजेक्ट आदर्श चंपावत अपनी विजन की तरफ आगे बढ़ रहा है और इसी दिशा में जिला योजना के तहत 54 नई योजनाओं को मंजूरी मिली है। इन योजनाओं का सीधा फायदा जिले के युवाओं और ग्रामीणों को मिलने वाला है। योजना के तहत जिले के 52 गाँव और मुख्य स्थानों पर आधुनिक ओपन जिम बनाए जाएंगे। प्रशासन का मानना है कि खेल और फिटनेस की ये पहल युवाओं को नशे जैसी बुराइयों से दूर रखने में मदद करेगी। यही वजह है कि खेल सुविधाओं को खास महत्व दिया जा रहा है। हर ओपन जिम करीब 1.5 से 2 लाख रुपए में तैयार किया जा रहा है। साथ ही बनबसा क्षेत्र में 28.50 लाख रुपए की लागत से योगा हॉल का निर्माण कराया जाएगा। इस प्रकार से जो बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं स्पोर्ट्स की दिशा में, खेलों की दिशा में, स्वास्थ्य की दिशा में वो बनाए गए हैं, परंतु ग्रामीण क्षेत्रों को भी माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा उन पर विशेष जो है वो ध्यान दिया गया है। उसी क्रम में कई स्तरों पे जिसमें CSR पद जो है वो है, जिला प्रशासन के जो मदे हैं उसमें है, जिला योजना के मदे हैं। इन सभी में जितने भी हमारे सम्मानित जनप्रतिनिधि हैं उनके जो मांगे रही, अपेक्षाएं रही हैं उसको परिपूर्ण करने की दिशा में जितने भी हमारे गांव हैं उन सभी गांवों के आंतरिक क्षेत्रों में इन जिम्स का जो है वो निर्माण किया जा रहा है। और इससे विशेष रूप से लाभ जो अग्निवीर के हमारे जो बच्चे हैं जो गांव में रहते हैं, तैयारी करते हैं और सुविधाओं का अभाव रहता है, उन सुविधाओं की प्रतिपूर्ति होगी। और साथ ही जो स्वस्थ समाज और स्वस्थ चंपावत का जो निर्माण है जिसकी परिकल्पना माननीय मुख्यमंत्री जी देख रहे हैं उसको भी फलीभूत करने में एक सार्थक इसमें पहल के रूप में इसको बढ़ाया जा रहा है। आदर्श चंपावत के विजन में अब खेल, स्वास्थ्य और फिटनेस को नई ताकत मिलने जा रही है। फिट और नशा मुक्त समाज की दिशा में ये बड़ा कदम माना जा रहा है। अब गांव में भी इनोवेटिव फिटनेस मशीनें होंगी जहां युवा, महिलाएं और बुजुर्ग एक्सरसाइज कर सकेंगे। चंपावत से कमल भंडारी की रिपोर्ट। उत्तराखंड में मानसून से पहले सड़कों को गड्ढा मुक्त करने का दावा किया गया। सीएम धामी के निर्देश पर पीडब्ल्यूडी विभाग ने गड्ढा मुक्त अभियान भी चलाया, लेकिन अधिकारियों की लापरवाही के चलते अल्मोड़ा जिले में तय वक्त पर काम पूरा नहीं हो पाया और ऐसे में
पीडब्ल्यूडी विभाग ने लापरवाह अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की है। उधर विभाग के सचिव पंकज पांडे ने बताया है कि अब मॉनसून के बाद 15 सितंबर से 30 अक्टूबर तक गड्ढा मुक्त अभियान शुरू किया जाएगा। ये गड्ढा मुक्त वाला काम हम लोगों ने किया था और 15 मई की लास्ट डेट थी इसमें, 15 मई तक हम लोगों ने इस पे काम किया था। इस बार थोड़ा सा अल्मोड़ा क्षेत्र में काम नहीं हो पाया था, उसमें जो भी संबंधित अधिकारी थे उनके खिलाफ कार्रवाई भी की गई है। और बारिश के बाद इसके बाद दोबारा ये माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश हैं कि बारिश के इमीडिएटली बाद इसको फिर से गड्ढा मुक्त किया जाए, क्योंकि बारिश में फिर से कई सारी सड़कों में डैमेज होते हैं, कई सारी सड़कों में गड्ढे बन जाते हैं। तो 15 सितंबर से लेके 30 अक्टूबर तक का टारगेट उसमें भी रखा गया है। वो डायरेक्शन जारी किए जा चुके हैं कि सारी एजेंसीज अपनी अपनी तैयारी कर लें। जिन सड़कों पे नुकसान होता है, जिन सड़कों पे गड्ढे बनते हैं या इस तरह की स्थिति होती है, उनको इमीडिएटली बारिश के बाद रिपेयर करना शुरू किया जाए और सड़कें पूरी ठीक की जाए। उत्तराखंड में पर्यटन विभाग ट्रैकिंग को लेकर ऐसे सिस्टम पर काम कर रहा है जिसका एक्सेस वन विभाग, पुलिस प्रशासन, जिला प्रशासन और आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के पास होगा। सिस्टम में ट्रैक पर आए हर पर्यटक की जानकारी होगी। इस जानकारी को जिला प्रशासन, पुलिस और आपदा प्रबंधन के साथ साझा किया जाएगा। दरअसल उत्तराखंड में पिछले 2 महीने में 3 पर्यटक ट्रैक के दौरान गायब हुए हैं, जिनका अब तक कोई सुराग नहीं लग पाया है। और ऐसे में पर्यटन सचिव ने कहा है कि पर्यटकों की मॉनिटरिंग जरूरी है, लिहाजा ये कदम उठाया जा रहा है। इसमें देखिए दो चीजें हैं इसमें कि इसमें जो हायर क्षेत्रों में लोग जाते हैं ट्रैकिंग के लिए, उसके लिए वन विभाग की अपनी नियमावली लगभग फाइनल स्टेज पे है। और ये बात भी है कि इसमें एक सिंगल विंडो सिस्टम क्रिएट किया जाए कि ताकि जितने भी लोगों को फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ट्रैकिंग के लिए परमिशन दे रहा है उसकी सूचना डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को सीधे आ जाए, टूरिज्म डिपार्टमेंट को सीधे आ जाए। और इंटीरियर इलाकों में जा रहा है तो आपदा प्रबंधन को भी इसकी सूचना चली जाए और SDRF वगैरह जो भी पुलिस है उसको सारी सूचना चली जाए। इसमें मेन मॉनिटरिंग की बात है, तो उसमें एक मैकेनिज्म वैसे भी डेवलप हो रहा है अब। लेकिन देखिए एडवेंचर की जहाँ तक हम लोग बात करते हैं, उसमें कभी भी कोई भी हादसा हो सकता है। लेकिन प्रिकॉशन लोगों को लेना है और सूचना जो परमिशन मिलती है उसी के बाद ही जाना है। जब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट परमिशन देती है तो उसी के बाद लोगों को प्रस्थान करना चाहिए और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को भी इसकी सूचना दी जानी चाहिए। बीजेपी नेता विनोद कश्यप की हत्या के बाद सांप्रदायिक हिंसा में जला बैरागी वाला अब दहशत से बाहर निकल रहा है। पलायन कर गए मुस्लिम परिवार अपने आशियानों में लौट आए हैं। क्षेत्र में मस्जिद का ताला भी खुल गया है। लोगों की जिंदगी आहिस्ता आहिस्ता पटरी पर आने लगी है। उधर पुलिस ने हत्याकांड के बाद आगजनी और पथराव करने वालों की पहचान शुरू कर दी है। अब तक 5 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। यह रिपोर्ट देखिए। इन जिहादियों का इतिहास आ गया। मुल्ला चौहान ये उनकी दुकान में बचा रहा है। दहशत से बाहर निकला बैरागी वाला, खुल गया बंद मस्जिद का ताला, अपने आशियानों में लौटे मुस्लिम परिवार, आहिस्ता आहिस्ता पटरी पर आने लगे हालात। बीजेपी नेता विनोद कश्यप की हत्या के बाद सांप्रदायिक हिंसा में जला बैरागी वाला अब दहशत से बाहर निकल रहा है। पलायन कर गए मुस्लिम परिवार अपने घरों में लौट आए हैं। क्षेत्र की मस्जिद का ताला खुल गया है। मस्जिद में नमाज को अदा किया गया है। बंद बाजार की दुकानों के शटर खुल गए। धीरे धीरे हालात सामान्य होने लगे। उधर ग्राम प्रधान विक्की कश्यप ने अफवाहों से बचने की अपील की है। बताया है कि विनोद हत्याकांड के बाद लोग झूठी खबरें फैला रहे हैं कि गांव में रह रहे मुस्लिम परिवारों को बेवजह परेशान किया जा रहा है, जबकि प्रशासन ने कार्रवाई आरोपियों पर की है। अन्य सभी समुदाय के लोग एक साथ रह रहे हैं। देखिए, सबसे पहले तो जो अफवाहें फैलाई जा रही हैं कि लोगों के अनावश्यक घर टूटे हैं, वो घटना भी गलत है। जो पीड़ित जिन्होंने उस घटना को अंजाम दिया है, जिस फैमिली ने ये घटना गांव में घटी है, मात्र प्रशासन के द्वारा उसी परिवार के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। अन्य किसी भी गरीब जनमानस को, मजदूर व्यक्ति को प्रशासन के द्वारा या पंचायत के द्वारा कोई भी तंग नहीं किया जा रहा है। वहीं गांव में रह रहे मुस्लिम परिवारों ने भी बताया है कि उन्हें प्रशासन का पूरा सहयोग मिला है। अब भी क्षेत्र में पुलिस प्रशासन तैनात है। गांव से पलायन कर गए मुस्लिम परिवार लौट आए हैं। यहाँ का जो प्रशासन शासन है उसने आके बड़ी मदद की है। 3 दिन से बहुत अच्छा माहौल रहा है, ऐसी कोई बात नहीं है।
आम आदमी को कोई परेशानी नहीं हुई। बाकी इन 3 दिनों के बाद अब यहाँ का जो बाज़ार है वो भी खुल चुका है और प्रशासन हमारे साथ है। रात को दिन में किसी तरह की ऐसी कोई परेशानी नहीं हुई। जिनके साथ जो हुआ, जैसा उन्होंने किया है, उनको वैसा स्वभाव मिला है। बाकी आम आदमी को कोई दिक्कत नहीं महसूस हुई। क्या चाहते हैं कि ऐसा करने वाले साथ ऐसा ही होना चाहिए? हाँ, देखो, अगर किसी ने गलत किया है तो गलत ही होना चाहिए। सुरक्षा के लिहाज से क्षेत्र में अब भी स्थानीय पुलिस और आईटीबीपी ने मोर्चा संभाला हुआ है। बता दें कि विनोद कश्यप की हत्या के बाद गांव में भड़की हिंसा और पुलिस पर हुए पथराव मामले में 5 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। 150 से ज्यादा के खिलाफ अज्ञात में एफआईआर दर्ज हुई है। पुलिस वीडियो फुटेज के आधार पर उपद्रवियों की पहचान कर रही है। देखिए, दुखद घटना जो हुई थी बैरागी वाला में, उसके दृष्टिगत यहाँ पर्याप्त पुलिस बल नियुक्त है। साथ ही साथ यहाँ सामान्य जनजीवन है। अभी लोग अपने नॉर्मल लाइफ की तरफ लौट चुके हैं और अपने अपने कामों पे लौट चुके हैं और हमने क्षेत्र में शांति व्यवस्था कायम की। देहरादून से हिमांशु चौहान की रिपोर्ट। रुड़की के शेरपुर गांव में कांग्रेस विधायक वीरेंद्र जाति ने जन समस्याओं के समाधान के लिए चौपाल लगाई। इसमें बड़ी संख्या में ग्रामीण पहुंचे और उन्होंने अपनी समस्याओं से विधायक को अवगत कराया। इस दौरान कई समस्याओं का समाधान मौके पर किया गया। अन्य समस्याओं के समाधान के लिए वीरेंद्र जाति ने समय मांगा। उन्होंने ग्रामीणों को आश्वस्त किया कि उनकी समस्या का जल्द समाधान किया जाएगा। तो अब अगर मैं छोटे छोटे कार्य गिनाने लगूं तो बहुत ज्यादा हो जाएंगे, बहुत लंबी फहरिस्त है। लेकिन मैं कुछ महत्वपूर्ण कार्य हैं जो आपको गिनवा देना चाहता हूं। जैसे हमारा झबरेड़ा का 4 मंजिला अस्पताल जो बनकर के लगभग तैयार है। चुनाव से पहले मुझे उम्मीद है कि हम वो सेवाओं में आ जाएगा। मंगलौर से झबरेड़ा का रोड जो बीरपुर तक है, और हमारा लाठड़देवा से रेलवे स्टेशन की रोड और पनियाला तक जो गई है, हमारा पनियाला से रहीमपुर तक का रोड। एक अभी हमने माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा में एक रोड को टेकअप किया है, उसका प्रपोजल अभी अंडर प्रोसेस है। बात अब एसआईआर की। उत्तराखंड में शुरू हुई एसआईआर की प्रक्रिया ने रफ्तार पकड़ ली है। अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी विजय कुमार जोगदंडे ने बताया है कि प्रदेश में करीब 96% मतदाताओं को गणना फॉर्म दिया जा चुका है। अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी का दावा है कि अगले 1-2 दिन में प्रपत्र का विवरण कार्य पूरा कर लिया जाएगा। साथ ही प्राप्त पत्रों का सत्यापन कर उन्हें पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा। अभी तक का जो प्रगति प्राप्त हुआ है, 17 जून तक हमारे इस अभियान में 97% हमारे मतदाताओं को हम गणना प्रपत्र उपलब्ध कराने में सफल हो पाए हैं। इसमें 6 जनपद हमारे ऐसे हैं जहां पर 99% से अधिक प्रगति प्राप्त किया गया है गणना प्रपत्र के वितरण कार्यक्रम में। इन जनपदों में रुद्रप्रयाग, अल्मोड़ा, पौड़ी, पिथौरागढ़, चमोली, चंपावत ये जनपद शामिल हैं। सबसे कम प्रगति वाले जनपदों में भी अच्छी प्रगति अभी तक दर्ज किया गया है। देहरादून जनपद में 94% है और उसके बाद नैनीताल जनपद में 95% प्रगति एनुमरेशन फॉर्म को डिस्ट्रीब्यूशन कार्य में किया गया है। हम उम्मीद कर रहे हैं कि आगामी 1 से 2 दिवस के भीतर जो भी शेष गणना प्रपत्र वितरण का कार्य होगा वो भी पूरा कर लिया जाएगा और 100% प्रगति जनपदों में प्राप्त कर ली जाएगी। गदरपुर में पूर्व कांग्रेस विधायक प्रेमानंद महाजन ने 2027 में चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। प्रेमानंद महाजन का कहना है कि यदि पार्टी हाईकमान उन पर दोबारा भरोसा जताता है तो वो गदरपुर में भारी मतों से जीतकर कांग्रेस का खाता खोलेंगे। चुनाव को लेकर प्रेमानंद महाजन की क्या रणनीति रहने वाली है, उनसे खास बातचीत की हमारे संवाददाता गौतम सरकार ने। नमस्कार, मैं इस समय रफ्तार मीडिया में हूँ। मेरे साथ इस समय लगातार 2 बार यहाँ पर विधायक रह चुके बीएसपी से और वर्तमान कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पीसीसी सदस्य प्रेमानंद महाजन जी 2022 के यहाँ से गदरपुर विधानसभा से विधायक के चुनाव लड़ चुके। करेंगे कुछ खास बात अपने लोकप्रिय चैनल रफ्तार मीडिया में। सर, सबसे पहले आपका स्वागत। धन्यवाद। 2022 में आपने बहुत दमखम से चुनाव लड़े, मात्र 600-650 वोट से हार हुई भाजपा के साथ, और इस बार 2027 में आपका नाम सबसे आगे चल रहा है, हमारे सूत्र के अनुसार पता चल रहा है। अगर 27 में आपको टिकट दे तो क्या क्या तैयारी और किस मुद्दे पर चुनाव लड़ेंगे इस बार? प्रेमानंद महाजन को यदि मिले तो, चूंकि मैं थोड़े से वोटों से पिछले बार रह गया हूं, कहीं ना कहीं चूक हुई थी। 15 दिन का टाइम मिलता है, आप जानते हैं, 15-16 दिन, तो उसमें
बहुत कुछ समझते समझते ही टाइम खत्म हो गया। इस बार जहाँ तक मेरी तैयारी, मैं तो इसको मेरी तैयारी नहीं कहूँगा, मैं स्पष्ट कहना चाहता हूँ, इसमें हमारी पार्टी की जो तैयारी है उसके तहत मैं काम कर रहा हूँ। हर बूथ में कांग्रेस के लोग हैं, कांग्रेस के हमारे ब्लॉक के तरफ ब्लॉक अध्यक्ष के माध्यम से, हमारे दूसरे जो संगठन के माध्यम से बूथ कमेटियां तैयार है, बीएलओ अपॉइंट हो गए हैं। हर जगह वरिष्ठ कनिष्ठ कांग्रेस के लोग हैं, सब लोग उत्साहित हैं, सब लोग तैयार हैं, सब लोग अपने आप स्वत स्फूर्त। कांग्रेस कार्यकर्ताओं में एक जोश है कि पिछली बार जो हुआ इस बार ना हो, रिजल्ट को बदलना है, इस सीट को जीतना है, उसके लिए सब लोग मिलकर हम लोग काम कर रहे हैं। और मैं समझता हूं इस बार 65 गदरपुर विधानसभा जिस हिसाब से चल रहा है कार्यक्रम, जो तैयारी पार्टी की है, हम लोग की तैयारी है, तो हम लोग कांग्रेस के लिए सीट हम लोग जीतेंगे। ये थे सरल स्वभाव, पढ़ाई का उच्च शिक्षा और समाज के हर वर्ग से लोगों से मिलते रहते हैं। लगातार 2 बार विधायक रह चुके गदरपुर विधानसभा से, और इस बार भी प्रबल दावेदारी में है। इनका कहना है कि यदि टिकट देती है, मैं विधायक के रूप में तो मैं जो काम किया हूँ वो तो लोग जानते हैं, लेकिन मेरे से कोई प्राउड नहीं है। मैं हर लोगों के मिलकर काम करूंगा, विकास चौमुखी विकास होगी इस सत्य में। अब देखना कि क्या पार्टी हाईकमान कांग्रेस द्वारा महाजन जी को टिकट देंगे, तो आने वाले समय बताएगा। रफ्तार मीडिया, गौतम सरकार, उधम सिंह नगर। मसूरी में निर्माण कार्यों का मलबा नालों और जंगलों में फेंकने से आगामी मॉनसून सीजन में आपदा का खतरा बढ़ गया है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि डंपिंग जोन होने के बावजूद मलबा सीधे जल निकासी मार्गों पर डाला जा रहा है, जिससे नालियां चौक हो गई है। और सबसे गंभीर स्थिति टिहरी बाईपास रूट की जताई जा रही है। इसको लेकर स्थानीय लोगों ने प्रशासन से कार्रवाई की मांग की है। देखिए सर, मसूरी ने, चाहे मैं वार्ड की बात करूं, चाहे मैं शहर की बात करूं, बड़े भरोसे के साथ अपनी एक स्थायी सरकार चुनी थी, जिसके अंदर आपके सभासद भी आते हैं, नगर पालिका अध्यक्ष भी आते हैं। तो मुझे लगता है कि वो अपना काम बड़ी ईमानदारी से कर रहे हैं, और परिवहन मित्र जो हैं हमारे, वो भी अपना काम बड़ी ईमानदारी से कर रहे हैं। लेकिन रात की जिम्मेदारी कौन लेगा सर? अब इसके अंदर फॉरेस्ट विभाग की बात है, वो दिन के उजाले के अंदर तो चौकीदारी कर सकते हैं, लेकिन रात के अंधेरे में नहीं कर सकते। लेकिन रात को जिस तरीके से मलबा डालने का जो सिस्टम खासकर इस वार्ड के अंदर जो चलन पर है, रात को 12 बजे के आसपास यहाँ पे गाड़ी आनी शुरू हो जाती है, और वो अपनी सहूलियत के हिसाब से यहाँ पे मलबा डाल देते हैं। सुबह जनप्रतिनिधियों को सुननी पड़ती है, लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा सर, नींद तो सबको प्यारी है। रात को 2 बजे उठ के कौन चौकीदारी करेगा इसकी? तो मैं तो अपना एक ही सजेशन देना चाहूँगा, जो जितने भी संबंधित हमारे विभाग हैं, इसका एक ही सर मेरे को रास्ता दिखाई दे रहा है कि सब अपना एक सहयोग दें, और इस तरह के जहाँ पर जो है ये डंपिंग वाला जो मामला आ जाता है, एक कैमरे लगाएं यहाँ पर अपने। हरिद्वार के साईं शिव गंगा धाम में 5210 किलोग्राम के पारदेश्वर महादेव शिवलिंग की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर स्वामी कैलाशानंद गिरी महाराज और स्वामी अवधेशानंद गिरी महाराज के साथ कई संत मौजूद रहे। बता दें कि धाम को रघुनाथ देव महाराज ने शिवलिंग भेंट किया है। नित्य नए अच्छे संस्थान उदित हो रहे हैं। यह सनातन संस्कृति का अभ्युदय काल है। सनातन संस्कृति का ये एक ऐसा सूर्य उदित हुआ है कि न केवल हरिद्वार में, न केवल हमारे उत्तराखंड में, पूरे संसार भर में सनातन संस्कार जागरण केंद्र बन रहे हैं। मेरा ऐसा मानना है कि ये भगवान की कृपा से होता है, इसका कोई उद्देश्य नहीं, और आई थिंक कोई सपना नहीं है। भगवान दिखाते हैं, भगवान ही उद्देश्य देते हैं और भगवान ही सपना दिखाते हैं। ऐसे बताया कि गुरुजी ने बनाया, उनको ये धाम पसंद आया और इसी धाम में स्थापना हुई, जो कि कई सालों से जगह ढूंढ रहे थे और उनको कुछ नहीं मिल पा रहा था। तो ये भगवान अपने आप सब कुछ सेलेक्ट करते हैं, हम तो सिर्फ एक माध्यम है। गदरपुर में गौ तस्करों की पुलिस से मुठभेड़ हुई है। पुलिस ने जवाबी कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि अन्य आरोपी मौका पाकर फरार हो गए हैं, जिनकी गिरफ्तारी के लिए दबिश दी जा रही है। वहीं नगर पालिका अध्यक्ष मनोज कुमार पिंटू ने घटना की निंदा की है। उन्होंने कहा है कि गौवंश के साथ अत्याचार को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये सरेआम गुंडागर्दी का मामला है कि वार्ड नंबर 3 में हमारी गौ माता के साथ जो अत्याचार किया गया, उसको काट के उसके मांस को जो बेचने का ये लोग प्रयास कर रहे हैं, वो कभी भी, और जैसे ही यहाँ के स्थानीय लोगों ने इन्हें पकड़ा और इन्होंने भागने का प्रयास किया और 2 राउंड इन्होंने फायर भी मारे,
तो इस तरह की घटना हमारे शहर के अंदर बिल्कुल हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। चाहे कोई भी हो, इसके पीछे कोई भी हो, जो भी होगा उसका चेहरा सामने आना चाहिए। मैंने अभी, हमारे थाना अध्यक्ष महोदय आज नहीं थे, लेकिन उन्होंने एसआई प्रदीप शर्मा जी तुरंत मौके पे पहुंचे हुए हैं और 2 बंदे उन्होंने पकड़ भी लिए हैं और 2 बंदे यहाँ से भाग गए। उन बंदों को भी पकड़ा जाएगा और जिस मकान में ये गौ माता का जो मांस यहाँ पे पाया गया है वो मकान भी टूटना चाहिए। नीट पेपर लीक देश में कई छात्रों की आत्महत्या की वजह बन गया है। देहरादून के सेवला कला की रिया भी सिस्टम के फेलियर की भेंट चढ़ गई है। जो छात्रा कभी टॉपर हुआ करती थी, वो पेपर रद्द होने से इतनी हताश हो गई कि उसने आत्महत्या कर ली। ये रिपोर्ट देखिए। नीट पेपर लीक ने ली रिया की जान। 12वीं की टॉपर रही छात्रा ने लगाई फांसी। सिस्टम का फेलियर आत्महत्या की वजह। कभी स्कूल की टॉपर रही, परिवार की होनहार बेटी, डॉक्टर बनना ख्वाब था जिसका, वो सिस्टम के फेलियर का ऐसा शिकार हुई कि जिंदगी की जंग हार गई। देहरादून की रिया का सपना था कि वो पढ़ लिखकर डॉक्टर बनेगी और अपने माँ बाप का नाम रोशन करेगी। अपने सपने को पूरा करने के लिए रिया ने हर मुमकिन कोशिश की। स्कूल में पढ़ाई में सबसे आगे रही। 12वीं में 96% लाकर स्कूल में टॉप किया। फिर नीट की तैयारी में जुट गई, लेकिन उसकी मेहनत पर पेपर लीक का काला साया छा गया और फिर रिया ने वो खौफनाक कदम उठा दिया और उसके परिवार को जिंदगी भर का गम दे दिया। रिया नाम की लड़की थी जो 23 वर्ष की है, उसके द्वारा सुसाइड कर लिया गया है। मौके पर जब थाना पटेल नगर की पुलिस पहुंची तो रिया अपने माता पिता के साथ रहती थी। वो रात भर लेट नाइट पढ़ाई करती थी, सुबह लेट उठती थी। जब आज उसकी मदर ने उसका दरवाज़ा ब्रेकफास्ट के लिए बुलाने के लिए खोला तो उसने रूम खोला नहीं, तो इसके बाद उसके पिताजी को बुलाया गया। जब रूम खोला तो उसके द्वारा फांसी लगा के सुसाइड कर लिया गया था। जहाँ एक सुसाइड नोट था जिसमें उसके द्वारा आई लव यू लिखा गया था और साथ ही ये लिखा गया था कि आई लव यू पापा लिखा गया था और ये कहा गया था कि ये किसी की गलती नहीं है और मेरी इनकॉम्पिटेंस की वजह से ही ये मैं कदम उठा रही हूँ। जो भी जांच आई है कि ये अभी प्राइमा फेसी आया है कि ये प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करती थी ये लड़की और इसलिए शायद इस वजह से ही ये हुआ हो। बाकी इस संबंध में जांच की जा रही है तथा थाना पटेल नगर की द्वारा पंचायतनामा की कार्यवाही की जा चुकी है। सुसाइड नोट रिया की उस मानसिक पीड़ा को बयां करता है जो वो कई महीनों से झेल रही थी। जो रिया हमेशा टॉप करती थी, वो खुद को ही बोझ समझने लगी। 3 मई को नीट का पेपर देने के बाद रिया काफी खुश थी। उसे इंतजार था नीट रिजल्ट का। उम्मीद थी कि रिजल्ट आएगा और फिर मेडिकल कॉलेज में एडमिशन होगा, लेकिन पेपर लीक की खबर ने उसे तोड़ कर रख दिया। और फिर जब फिर से नीट री एग्जाम की डेट आई तो रिया ने मेहनत शुरू की, लेकिन उसके चेहरे की रौनक गुम हो गई थी। नीट री एग्जाम की तैयारी में लगी रिया के मन में शायद वो डर घर कर गया कि कहीं पेपर लीक फिर हो गया तो क्या होगा। परेशान, हताश और डर से घिरी रिया का मानसिक तनाव इतना बढ़ गया कि उसने आत्महत्या कर ली। कारण तब अंदर गहराई से तो नहीं, जो समझ में आ रहा है, जो पढ़ाई में बड़ा अव्वल थी, पढ़ाई में ध्यान दे रहे कि अपना कैरियर बनाना चाहती थी। कैरियर के दौरान जब एग्ज़ाम दिया उन्होंने, इसमें सफल भी हो गई। उसके बाद एग्ज़ाम जो रिजल्ट होने के बावजूद ही रिजेक्ट हो गया, तो उनको लगा होगा कि अब आगे कैरियर होगा या नहीं होगा, तो किसी को पता भी नहीं चला। खुद आपने जो डिसीज़न लिया जो जगजाहिर है। अब आज के ज़माने में बच्चों को काउंसलिंग करना भी ज़रूरी है और ऐसी स्थिति में सरकार भी ध्यान रखें। 21 जून को नीट री एग्जाम होने वाले हैं, जिसमें लाखों छात्र नीट की परीक्षा देंगे। परीक्षा देने वाले छात्र अब भी ये सवाल कर रहे हैं कि आखिर कब तक इसी तरह पेपर लीक होते रहेंगे। क्या री एग्जाम करवाने से सब ठीक हो जाएगा? नीट पेपर लीक देश भर में कई छात्रों की मौत की वजह बन गया है। देहरादून की रिया भी सिस्टम की फेलियर की भेंट चढ़ गई। छात्रों पर मानसिक तौर पर कितना दबाव रहता है, शायद इस ओर ध्यान देने की जरूरत है। बच्चों की काउंसलिंग पर भी फोकस होना चाहिए ताकि बच्चे अपनी असफलताओं को नाकामयाबी न समझे और जिंदगी की जंग में अपने मन के डर के आगे न हार जाए। देहरादून से हिमांशु चौहान के साथ न्यूज डेस्क रफ्तार मीडिया। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन चलते चलते नजर डालते इस वक्त की हेडलाइंस पर। नमस्कार। 2027 के चुनाव को लेकर कांग्रेस को शंका, बीजेपी कर सकती है खेला, चुनौतियों से पार पाने के लिए कांग्रेस तलाश रही रास्ता।
सीएम धामी का आदर्श चंपावत का सपना हो रहा साकार। जिले को मिली 1 करोड़ 20 लाख रुपए की सौगात। खेल कूद से जुड़ी व्यवस्थाएं होंगी दुरुस्त। प्रदेश में सड़कों को गड्ढा मुक्त करने का दावा फेल। लापरवाह अधिकारियों का चला खेल। कई जिलों में काम अधूरा, मानसून के बाद होगा पूरा। और उत्तराखंड में नए ट्रैकिंग सिस्टम पर काम। एक क्लिक पर मिलेगी ट्रैकर की जानकारी, नहीं चलेगी टूर ऑपरेटर की मनमानी।